मान्यवर डॉक्टर महेश चंद्र जी शर्मा, मंच के अखिल भारतीय संगठक आदरणीय कश्मीरी लाल जी, राष्ट्रीय सह संयोजक मान्यवर सरोज मित्रा जी और आर्थिक स्वाधीनता के संग्राम के सभी सेनानी बंधुओं बहनों, जल एक ऐसा विषय है कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हैं और उन मौलिक अधिकारों में जो विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हैं या जिन स्वतंत्रताओं के मौलिक अधिकार दिए हैं, आपातकाल में 19 महीने तक वो स्वतंत्रताएं निलंबित कर दी गई, फिर भी लोग जीवित रहे, उनके सारे आर्थिक योगक्षेम के काम चलते रहे। लेकिन जल के बिना 19 महीने छोड़ के 19 घंटे निकालना भी कठिन होता है। और जल के ऊपर अगर हम विचार करें तो जहां जल एक तरह से आम व्यक्ति के जनजीवन का आधार है या प्राणी मात्र के जीवन का आधार है, वहीं दूसरी तरफ देश की खाद्य सुरक्षा भी जल पर अवलंबित है और साथ ही साथ किसान का योगक्षेम भी जल पर अवलंबित है। और इसलिए जो वर्तमान जल नीति में जल पर निजी एकाधिकार और उसमें लाभ अर्जित करने की गारंटी की नीति, यह आने वाले समय के लिए किस प्रकार के संकट और जल संघर्ष या जल युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। और विशेषकर स्वयं वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 2025 तक देश की 1/3 जनसंख्या, विश्व की 1/3 जनसंख्या जल संकट के लिए संघर्ष में उलझ जाएगी। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फॉर्च्यून पत्रिका का कहना है कि जल इस 21वीं सदी का खनिज तेल होगा। जैसे आज हम देखते हैं कि पिछले 20वीं सदी में खनिज तेल विश्व तनाव और बहुत बड़ी मात्रा में शीत युद्ध का कारण रहा है, उसी प्रकार से आगामी इस 21वीं सदी में शायद विश्व में जल अनेक देशों में गृहयुद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अनेक देश जहां हमसे पूर्व में जल का निजीकरण करने के प्रयत्न किए गए और वहां उन सारी नीतियों को बदलना पड़ा, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और यहां तक कि यूरोप में भी, वहां बड़े भीषण संघर्ष हुए हैं। जल के लिए जो संघर्ष हुए उसमें कई लोग मारे गए हैं, सैकड़ों की संख्या में घायल हुए हैं। और जो निजीकरण जल प्रदाय योजनाओं का किया, उसे सरकारों को निरस्त करना पड़ा। और उसे निरस्त करने के कारण उन सरकारों के ऊपर उन निजी कंपनियों ने करोड़ों रुपए और डॉलर के हर्जाने के मुकदमे लगाए हैं। और वो आज भी चल रहे हैं कि उन्हें 20 वर्ष की लीज दी गई थी, 30 वर्ष के लिए जल वितरण का काम दिया गया था और बीच में ही 2 वर्ष 3 वर्ष में ही वापस ले लिया, और इसलिए उन्होंने क्षतिपूर्ति की मांग कर रखी है। और जब पूरे विश्व में जल के क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, निजी एवं सार्वजनिक भागीदारी विफल हो चुकी है, ऐसे में हम जल क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक भागीदारी के प्रयोग करने जा रहे हैं। भारत की जनसंख्या विश्व की 17% जनसंख्या है और अपने देश में जो कुल जल, शुद्ध जल उपलब्ध है प्रतिवर्ष, जो रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज हैं, वे विश्व के शुद्ध जल के केवल मात्र 4% है। दूसरी ओर आज जो देश के पास विश्व की सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र भी भारत के पास है, 5 करोड़ 70 लाख हेक्टेयर। चीन का स्थान भी सिंचित कृषि योग्य सिंचित भूमि में दूसरा स्थान है। लेकिन फिर भी आज हमारी 5 करोड़ 70 लाख हेक्टेयर जमीन ही सिंचित है कुल 16.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन में से। और इसलिए अगर हमको संपूर्ण इस कृषि योग्य भू क्षेत्र को अगर सिंचित बनाना है तो कितने बड़े परिमाण में अतिरिक्त जल की आवश्यकता होगी
और इसलिए जल का बहुत विवेक सम्मत उपयोग जहां अत्यंत आवश्यक है, वहीं आज देश की 2/3 जनसंख्या को शुद्ध पेयजल ठीक से सुलभ नहीं है। तो जहां आम व्यक्ति को शुद्ध पेयजल सुलभ कराना और जो हमारा असिंचित कृषि योग्य क्षेत्रफल है उसके लिए सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराना, और यदि हम अपना यह जो संपूर्ण 16.5 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है और अपने देश में जो जल संसाधन उपलब्ध है उनका ठीक ठीक उपयोग करें, तो निश्चित रूप से हम विश्व की 400 करोड़ जनसंख्या का पेट भर सकते हैं और भारत एक खाद्य शक्ति बन सकता है। दूसरी ओर आज जो कुल हमें लगभग 40 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी वर्ष भर में उपलब्ध होता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हमारे हिमनद पिघल रहे हैं और जो सदानीरा, गंगा, यमुना आदि नदियां हैं जो कि हिमालय के हिमनदों से जिनमें जलापूर्ति हो रही है, ऐसा भी अनुमान है कि शायद 2025 से 35 के बीच ये हिमनद सूख जाए, तो लगभग 18 से 20 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी जो हमें हिमपात के रूप में प्राप्त होता है, शायद वह सुलभ होना बंद हो जाए। तो जो आज हम कह रहे हैं कि विश्व के जो रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज हैं उसमें से 4% हमारे पास है, तो हो सकता है कि आने वाले 15 से 20 वर्षों में यह जो राशि घटकर 2.5 से 3% पर आ जाए। और ऐसे में हमें जिस प्रकार के जल संकट का सामना करना पड़ सकता है, और उस परिस्थिति में यदि देश के जल संसाधन निजी एकाधिकार में चले गए और उनको 20 से 30 वर्ष के लिए यह एकाधिकार प्रदान किया गया और उनमें भी अधिकांश विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होंगी, तो ऐसे में आने वाले समय में सामान्य जन को जल के लिए भीषण संघर्ष करना पड़ सकता है। वर्तमान जो जल नीति सरकार ने जारी की उसको 1 महीने के लिए पब्लिक डिबेट के लिए खुला रखा। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत जैसे 125 करोड़ के देश में, जहां लोगों को 90% लोगों को छोड़ के 95% लोगों को यह पता ही नहीं है कि ऐसी कोई जल नीति बनी है, उसको 1 महीने में सार्वजनिक चर्चा के लिए रखकर उसे एक तरह से अंतिम मान लेना, यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि सरकार की दुर्मंशा को बताता है, दुराशय को बताता है। इस जल नीति में जल के संबंध में जितना सब कुछ अच्छे से अच्छा कहा जा सकता है वह सब कुछ कहा है। किस प्रकार से जल संरक्षण करना चाहिए, किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, संपूर्ण जो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजी है उसका किस प्रकार से संधारण किया जाए, जीव मात्र की आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है, ये सारी बातें बहुत अच्छे प्रकार से इस जल नीति में कही गई और उसमें बहुत कूट रचित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक कहीं कहीं एक वाक्य या वाक्यांश, आधा वाक्य, पौन वाक्य ऐसा जोड़ दिया गया है जिससे कि सरकार को वह सब करने का अधिकार मिल जाएगा, जिसके कारण मैंने जो यह कहा कि आने वाले समय में एक भीषण जल संकट का सामना करना पड़ सकता है और जल जो है आम आदमी के शोषण का माध्यम बन सकता है। जल नीति में दूसरे ही उसके गद्यांश में कहा है कि सरकार जो हमारे देश में एक सुखाधिकार अधिनियम ईजमेंट्स एक्ट 1882 का है, उसके लिए कहा है कि इससे ऐसा आभास मिलता है कि जमीन के अंदर भूगर्भ में जो जल है उस पर उस जमीन या भूस्वामी का अधिकार होता है। तो इस कानून को बदलना होगा ताकि व्यक्ति अपने घर में या अपने खेत में भूगर्भ में जो जल है उसको स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग न कर सके, क्योंकि यदि व्यक्ति को यह स्वतंत्रता होगी तो जो जल वितरण कंपनियां जल की आपूर्ति करेंगी या जो किसान को सिंचाई के लिए जब महंगा जल उपलब्ध होगा तो वह अपने खेत में या अपने घर में जो भूगर्भ में जल है उसका उपयोग कर लेगा, तो उन कंपनियों को बाजार नहीं मिलेगा और इसलिए वह अधिकार समाप्त करने की तैयारी की गई। इसी प्रकार
दूसरी बात जो जल नीति में कही है वह यह कही है कि जल को आर्थिक वस्तु माना जाना चाहिए। जहां जल जीवन का आधार है उसको आर्थिक वस्तु मानकर उसका अधिकतम मूल्य प्राप्त करने की बात कही गई है। और अगर जल का अधिकतम मूल्य प्राप्त करना नीतिगत हो जाता है तो आज जो हम कहते हैं कि जलापूर्ति कोई उद्योग नहीं है, जलापूर्ति जल उपयोगिता है। हम इसको अब तक जलदाय योजनाओं को, शिक्षा को, चिकित्सा को, इन सभी को पब्लिक यूटिलिटीज या जन उपयोगिताएं कहते आए हैं। और अब तक यह मान्यता रही है कि इनमें लागत और मुनाफा वसूल करना अनुचित है। आम आदमी इन सुविधाओं का उपयोग कर सके, इस प्रकार से इतनी कम कीमत पर यह सुलभ कराई जानी चाहिए। ऐसे में क्या कहना कि इनसे अधिकतम मूल्य प्राप्त किया जाए, तो चूंकि जल ऐसी वस्तु है उसकी व्यक्ति उसके बिना जल से वंचित रहने की अपेक्षा वह जल का कुछ भी मूल्य देने को तैयार हो सकता है। इसलिए जल के संबंध में यह कहना एक आपराधिक मानसिकता और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने की मानसिकता व्यक्त करता है। इसी प्रकार चूंकि जब हम कहते हैं जन उपयोगिता है तो अब तक सरकार इसको बहुत अनुदानित या सब्सिडाइज कीमत पर जल उपलब्ध कराती आई है। आज अगर राजस्थान का ही उदाहरण लें तो लगभग यूं समझ लीजिए कि 250-300 करोड़ तो जल की बिल की राशि सरकार को प्राप्त होती है और 1400-1500 करोड़ रुपया खर्च होता है। ऐसे में जल से अधिकतम मूल्य वसूली की बात करेंगे तो उसकी लागत, वितरण की लागत है उससे कहीं अधिक जो है वसूली होगी। ऐसे में उस जल नीति में कहा गया है कि सरकार को जल प्रदाय में सेवा प्रदाता की भूमिका से अपनी भूमिका बदल लेनी चाहिए और उसको केवल रेगुलेटर की भूमिका, जल के उपयोग के नियामक की भूमिका में आ जाना चाहिए। अर्थात जल वितरण का काम निजी क्षेत्र को दे दिया जाना चाहिए या कोई जल प्रयोक्ता संघों को दे देना चाहिए, लेकिन सरकार को इस जल वितरण के काम से बाहर निकल जाना चाहिए। आज अगर कहीं भी कोई भी जल का संकट होता है और जब सेवा प्रदाता सरकार होती है तो हम जन दबाव बनाकर किसी भी कीमत पर, कितनी भी दूरी से, कितनी भी लागत पर जल लाकर, चाहे रेलवे वैगन से लाना पड़े, रेलवे टैंकर से लाना पड़े, जैसे भी है, सरकार को हम बाध्य कर सकते हैं। लेकिन जब निजी सेवा प्रदाता और वह भी लागत प्लस मुनाफे के आधार पर काम कर रहा होगा, ऐसे में जब कभी जल संकट होगा तो अनुदान पर इस प्रकार जल उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार जल नीति में यह भी कहा गया है कि जल के क्षेत्र में सरकारों को एक वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी का कानून बनाना चाहिए और एक वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी बना देनी चाहिए। और यह जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगी, जल का वितरण, जल का आवंटन और जल वितरण की लागतें, ये सारी की सारी वह रेगुलेटरी अथॉरिटी तय करेगी। अभी ये सारा कार्य सरकार करती है। तो लोकतंत्र में आम व्यक्ति को जल उपलब्ध कराने के लिए जन दबाव के माध्यम से सरकार को बाध्य किया जा सकता है कि जल व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, जीवन का आधार है और इसलिए हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराया जाए, इस बात के लिए बाध्य किया जा सकता है। लेकिन जहां वाटर रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी तो फिर देश और प्रदेश के मंत्रिमंडल का भी यह अधिकार क्षेत्र न रह जाएगा कि वह जल के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप करे। हमें ठीक से याद होगा जब इसी प्रकार की बिजली के क्षेत्र में रेगुलेटरी अथॉरिटी की रचना की और ये सारे अधिकार उस रेगुलेटरी अथॉरिटी को दे दिए, तो उसने ये रिकमेंड किया कि बिजली के क्षेत्र में जो क्रॉस सब्सिडी दी जाती है किसानों को सस्ती बिजली और आम उपभोक्ता या वाणिज्यिक उपयोग के लिए महंगी बिजली, तो उन्होंने कहा ये क्रॉस सब्सिडी बंद की जाए, सबको एक दाम दिया जाए। अंत में सरकार को वह जो है इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में
रेगुलेटरी अथॉरिटी का कानून बदलना पड़ा। तो ऐसे में अगर जल निकाय है और इसलिए आप उन दोनों से बात करिए। देश और प्रदेश की जनता रेगुलेटरी अथॉरिटी के 5 या 10 लोगों को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि उन पर कोई जन दबाव काम नहीं करेगा। लेकिन 10 या 15 जो जल प्रदाता कंपनियां या सेवा प्रदाता कंपनियां होंगी, वो अपने पैसे के बल पर उन लोगों को निश्चित अपने पक्ष में कर लेगी, जिससे कि उनका मुनाफा सुनिश्चित हो। बड़ा हास्यास्पद उसमें एक सिफारिश यह भी है, हम सब जानते हैं कि देश भर में जहां जहां भी बिजली मूल्य पर मिलती है, किसान के लिए उस बिजली के दाम चुकाना अत्यंत कठिन है। राजस्थान में हम जानते हैं कि किसान बिजली के बिलों से इतने परेशान है कि कई बार उसका खेत बिना जोता हुआ ही रह जाता है, उसके पास बिजली का बिल चुकाने का पैसा नहीं होता। ऐसे में इस जल नीति में कहा गया है कि बिजली और पानी के दाम कम होने के कारण, ये विशेषकर ये कहा है कि बिजली के दाम कम होने के कारण जल का दुरुपयोग होता है, इसलिए जल और बिजली दोनों का दुरुपयोग रोकने के लिए बिजली और जल दोनों के दाम बढ़ाए जाने चाहिए। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में जो बिजली के दाम हैं वे भी आम किसान की क्षमता के बाहर हैं। उसको जितनी गहराई से जल निकालना पड़ता है, उसके लिए जितने दाम उसको चुकाने पड़ते हैं, उसको कृषि फसलों से उसका लाभदायक मूल्य नहीं मिल पाता है। ऐसे में बिल्कुल इस प्रकार की हाइपोथेटिकल बात करना, बेसिर पैर की बात करना, ये सारा इस जल नीति में इस प्रकार के अनेक प्रावधान किए गए। अनेक स्थानों पर बातचीत करते हुए कई बार क्या होता है कि हम एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के साथ में, अनुपातिकता के साथ में अगर जल नीति पर दृष्टि डालें, हमको लगता है कि जल नीति में बहुत सारी अच्छी बातें कही है, कहीं थोड़ा बहुत यह निजीकरण की या लागत आधारित मूल्य की या लाभ आधारित मूल्य की बात की है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इस पूरे को समझने के लिए संपूर्ण जल क्षेत्र सुधारों की इस योजना को भी समझना आवश्यक है। अभी करीब 245 शहरों में इस प्रकार के जल के निजीकरण के अनुबंध किए जा चुके हैं। सरकार हमारा जो टैक्स की रेवेन्यू का पैसा है, जो जनता के जन कल्याण के लिए खर्च करना सरकार का दायित्व है और वह बिना शर्त के खर्च करने की आवश्यकता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन जो है, उसके अंतर्गत, और दूसरा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम्स फॉर स्मॉल एंड मीडियम टाउनशिप, इसके अंतर्गत सरकार बहुत उदारता पूर्वक अनुदान दे रही है प्रदेश की सरकारों को और स्थानीय निकायों को। जो स्थानीय निकाय अपने यहाँ जल वितरण तंत्र के नवीनीकरण के लिए सरकार से पैसा चाहते हैं, वहां पर यह शर्त लगा दी जाती है कि आप इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो हम यह राशि आपको देते हैं, जिसमें 80% अनुदान केंद्र सरकार का होता है। जैसे उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में खंडवा बहुत छोटा सा शहर है और वहां बड़े आराम से 2-2.25 करोड़ रुपए महीने के खर्च में जलापूर्ति का काम चल रहा था। कुल 94 लाख रुपए मासिक वसूली होती थी और 2-2.25 करोड़ रुपए उसका संचालन लागत आती थी नगर निगम की, और वो उससे काम चल रहा था। अब केंद्र सरकार ने कहा कि आपका यह संपूर्ण जल प्रदाय तंत्र है, इसके अभिनवन के लिए यह जितनी लागत आएगी 80% केंद्र सरकार देगी, 10% प्रदेश सरकार देगी और 10% या तो नगर निगम दे दे, और नगर निगम ना देता है तो फिर वो किसी प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को शामिल कर ले और यह इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर करेगा। अब स्वाभाविक रूप से किसी एक छोटे से शहर में 115 करोड़ की ग्रांट मिल रही है तो निश्चित रूप से वहां नगर निगम उसका उपयोग करेगा, और उसमें से भी लगभग जो है 95 करोड़ रुपया जब केंद्र सरकार दे रही है और शेष राशि में कुछ राज्य सरकार का हिस्सा है और कुछ राशि जो नगर निगम को लगता है कि मुझे चुकानी है तो हम नहीं चुका के उन्होंने एक विश्वा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को शामिल कर लिया और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में
वो उस कंपनी ने बैंक से ऋण लेकर, तो वो ऋण का ब्याज की लागत भी आम उपभोक्ता से वसूल करनी है, उसका कहीं कोई रिस्क नहीं है। उसको चूंकि 20 वर्ष के लिए जल प्रदाय का अनुबंध मिल गया, तो बैंक भी देखता है कि सिक्योर्ड ये उसका इन्वेस्टमेंट है कंपनी का, और उस कंपनी को लाभ अर्जित करने की गारंटी है कि वह कंपनी का जो प्रचालन लागत या उसकी संचालन लागत आएगी, उसमें वह अपना लाभ जोड़कर पैसा वसूल कर सकेगी, और जल के बिल के भुगतान से यदि उसकी लागत और लाभ वसूल नहीं होगा तो उसकी क्षतिपूर्ति स्थानीय नगर निगम करेगा। अब उस कंपनी ने जो अपना संचालन लागत बताई है वह लगभग 7 से 12 करोड़, आने वाले 5 साल के जो प्रोजेक्शंस हैं, लगभग 7 से 12 करोड़ का वार्षिक व्यय, जहां 2-2.25 करोड़ में काम चल रहा था, वहां इतना बड़ा संचालन व्यय। और उसमें यह कहा गया है कि सारे लोगों को बिजली का कनेक्शन देना है। जो सार्वजनिक नल से लोग पानी भर लेते हैं तो फिर उसमें तो पैसे की वसूली नहीं होती है। और अनुबंध में अनेक ऐसी शर्तें भी रखी गई है जिसमें यह कहा है कि सरकार कोई भी समानांतर प्रतिस्पर्धी व्यवस्था नहीं करेगी। अगर मान लो कभी सरकार ने कोई टैंकर से निःशुल्क जल वितरण शुरू कर दिया, या जो हैंडपंप्स लगे हुए हैं, या जहां कहीं इस प्रकार का जल के लिए ट्यूबवेल खोदकर पनघट बना रखे हैं, उनको गहरा करके और निःशुल्क जल अगर जनता को उपलब्ध सरकार कराती है तो वह समानांतर प्रतिस्पर्धी व्यवस्था में आएगी, इसलिए सरकार का वह अधिकार भी नहीं होगा। अर्थात उस जल एक ही कंपनी से लेना, हर एक व्यक्ति अपना कनेक्शन ले, और जिसको कनेक्शन के भुगतान बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग जो हैं वो नहीं चुका सकते, उनका पैसा सरकार चुकाएगी। और कंपनी ने यह कर लिया कि कंपनी को उसका सारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी और उसका जो साल का संचालकीय व्यय है उसके लिए कितने मात्रा में उसको जल राशि की आपूर्ति करनी होगी, उतनी आपूर्ति वह करेगी। और उसमें जो जल की मात्रा की आपूर्ति दे रखी है, तो कंपनी ने कहा हम मीटर नहीं लगाएंगे, और उन्होंने 3 तरह के परिवार तय कर लिए और उसमें अलग अलग जो है राशि तय कर ली। यानी कि कंपनी वास्तव में उतनी जलापूर्ति कर रही है या नहीं कर रही है, वास्तव में उसका उतना व्यय आ रहा है नहीं आ रहा है, इन सारी चीजों को देखे बिना उसको यह मुनाफे की गारंटी, और लगभग औसत यह सामने आ रहा है कि लगभग उसको 2.5 से 3 करोड़ रुपए की घाटा होगा, कमी पड़ेगी जो बिल की राशि वसूल होगी, और जो उसको लाभ और लागत वसूल करने के लिए जितना पैसा चाहिए। तो 2.5 से 3 करोड़ रुपया खंडवा नगर निगम को उस कंपनी के लाभ की पूर्ति करने के लिए चुकाना पड़ेगा। यानी कि अभी जो खंडवा नगर निगम को 1.25 करोड़ का ही घाटा होता था, अब उसको 2.5 से 3 करोड़ रुपए इस बात का देना होगा उस निजी कंपनी को मुनाफा हो। यह पैसा कहां से आएगा? आम जनता से टैक्स वसूली से। अर्थात हम पूरे देश में अगर इन योजनाओं को लागू करते हैं तो निजी जल प्रदाता कंपनियों का मुनाफा पूरा करने के लिए हमारे देश, प्रदेश और स्थानीय निकायों को जनता के ऊपर टैक्स लगाकर उनके लाभ की पूर्ति करनी होगी। अब और क्षेत्रों में कहीं भी निजीकरण होता है तो वहां प्रतिस्पर्धा होती है। मान लीजिए टेलीफोन में है तो मान लो मुझे एयरटेल भी है, BSNL भी है, वोडाफोन भी है, टाटा इंडिकॉम भी है, रिलायंस भी है, तो एक प्रतिस्पर्धा में मैं जिस चाहूं उस सर्किट ऑपरेटर से कनेक्शन ले सकता हूं। लेकिन जलापूर्ति के क्षेत्र में तो हर शहर में एकाधिकार ही होगा, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। वह व्यक्ति अकुशलता पूर्वक भी अपना काम करेगा तो उसको वह अधिकार मिलेगा। यानी कि बिना पैसा लगाए, पैसा केंद्र सरकार का और निजी मुनाफे की गारंटी के लिए निजी सेवा प्रदाताओं को साथ में जोड़ा जा रहा है। जैसे मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं, दिल्ली में सोनिया विहार जो फिल्टर प्लांट लगाया, जो फिल्टर प्लांट 80 करोड़ में दिल्ली जल बोर्ड लगा सकता था, वह 125 करोड़ से अधिक लागत में डेग्रेमोंट नाम की कंपनी ने लगाया, और दिल्ली जल बोर्ड के साथ समझौता है कि रॉ वाटर दिल्ली जल बोर्ड उसे उपलब्ध कराएगा।
और अगर किसी दिन जितना रॉ वाटर उसको उपलब्ध कराना है उतना नहीं उपलब्ध कराया तो 50,000 रुपया प्रतिदिन उसके ऊपर अर्थदंड किया जाएगा, वह हर्जाना उस निजी कंपनी को देना होगा। और पानी कहां से आएगा? टहरी बांध का आएगा। अगर हम अपर गंगा कैनाल, जो ऊपरी गंगा की नहरें हैं, उनका हिसाब लगाएं तो लगभग 1,10,000 करोड़ रुपया सरकार का खर्च हुआ है ऊपर की जो गंगा की नहरों के निर्माण में, और लगभग 14,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है टहरी बांध में। यह 1,25,000 करोड़ रुपया जो आम जनता का पैसा खर्च करके जो पूरी जल संसाधन का हमने जो विकास किया है, उसका जल निःशुल्क डेग्रामोंट कंपनी को उपलब्ध कराना, उसको फिल्टर प्लांट के लिए निःशुल्क भूमि, उसके लिए भी भूमि के लिए उसको लागत नहीं देनी, बिजली निःशुल्क, और केवल वो अपना फिल्टर प्लांट, और वो भी ओवर वैल्यूएशन वाला, अधिक लागत बताना ताकि वो ज्यादा मुनाफा ले जा सके, और 10 साल के लिए उसको मुनाफे की गारंटी। तो अभी कई बार सरकार ये कहती है, और हमारे भी यहाँ देश में कई लोग बहस में कहते हैं कि भाई सरकार के पास पैसा नहीं है और इसलिए वह निजीकरण कर रही है, और निजी जो सेवा प्रदाता है वह अपने खर्च पर लोगों को जल उपलब्ध करा रहा है। यह बिल्कुल सरासर झूठ है। जो कुछ भी जल उपलब्ध कराया जा रहा है वह अब तक की आम जनता के टैक्स के पैसे से जो सरकार को राजस्व मिला है उससे जो बनी परियोजनाओं का जल उपलब्ध कराया जा रहा है, और जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर या नई संपदा जल प्रदाय के लिए खड़ी की जा रही है, वह पैसा भी 80% जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर स्कीम फॉर स्मॉल एंड मीडियम टाउनशिप, उसके अंतर्गत 80% केंद्र सरकार, 10% प्रदेश की सरकार, 10% वह निजी सेवा प्रदाता, और उस 10% के आधार पर वह एक प्रकार से पूरा जल पर अपना एकाधिकार कर रहा है। और वास्तव में वो 10% उसका निवेश नहीं हो रहा है, वह ऐसी परियोजनाओं की लागत को 1.5 से 2 गुना बताता है। तो वास्तव में जो पैसा केंद्र और राज्य सरकार का मिल रहा है उसमें भी वह पैसा बचा लेता है, और पैसा बचाकर उसका ओवर वैल्यूएशन करके और वह इस प्रकार का सारा करता है। थोड़ा सा यहाँ मैं 5 मिनट इस बात पर भी लेना चाहूंगा कि जैसे एनरॉन परियोजना का हमें ठीक से याद है, 2184 मेगावाट की जो एनरॉन ने दाभोल में पावर प्लांट लगाया, उसकी लागत बताई $2.94 बिलियन, जबकि उन्हीं दिनों में 2000 मेगावाट का एक प्लांट इंग्लैंड में टीसाइड नाम की जगह पे उसी कंपनी ने लगाया। वहां पर इसी मुनाफे की गारंटी नहीं थी, इसलिए वहां पर उसने बताई लागत $1.2 बिलियन। अब $1.2 बिलियन और $2.94 बिलियन, 2.5 गुनी कीमत उसने बताई परियोजना की, ताकि उसको जो 16% मुनाफे की गारंटी थी, ताकि वो 40% मुनाफा ले जा सके। अगर वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट बताती है तो ज्यादा मुनाफा जोड़ने का अधिकार मिल जाता है। तो चाहे वो खंडवा की परियोजना हो, चाहे नागपुर की हो, और चाहे दिल्ली की सोनिया विहार परियोजना हो, या ऐसी 245 और परियोजनाएं जिनके अंतर्गत स्थानीय निकायों ने इन दोनों जवाहरलाल नेहरू और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजनाओं में जो हस्ताक्षर किए हैं अनुबंध, उन सभी में लगभग ये हो रहा है कि निजी सेवा प्रदाता को बिना एक पैसा लगाए कागजों में वो पैसा लगा रहा है, लेकिन वह जो उस परियोजना का ओवर वैल्यूएशन दिखाकर लगभग जो सरकार की ग्रांट है उसमें से ही अपना पैसा बचा लेता है, और उसके बाद में प्रचालन की जो लागत या खर्च भी वह वास्तविक से अधिक बताकर और उसमें भी अधिक लाभ अर्जित कर लेता है। तो इस प्रकार से अगर देश के सिंचाई और जल प्रदाय के सारी संपदा 10 से 25 वर्ष के लिए अगर निजी एकाधिकार में चली जाती है, तो विश्व की 1/6 मानवता का एक प्रकार से जीवन का आधार जल कुछ बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनके साथ अनुबंध करके अपने यहाँ भी स्थानीय कुछ कंपनियां बन रही हैं। तो एक ऐसा जल से मुनाफाखोरी का जो गठजोड़ बन रहा है, उनके मुनाफे की गारंटी के लिए यह सारी इस प्रकार की योजना बन रही है। तो जल क्षेत्र सुधार जो है वह एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि हमारे जैसे
पूरे विश्व के जो विकासशील देश हैं उनके जल के माध्यम से एकाधिकार से उनका शोषण करने का एक बड़ा साधन विकसित होता जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि अगर विश्व में जल का आज विश्व का में कुल जो है जल का कारोबार करीब $850 अरब का हो चुका है, मतलब $1 ट्रिलियन के करीब पहुंचने का। और ऐसा अनुमान है कि अगर विश्व में सर्वत्र सारे विकासशील देशों में जल का निजीकरण हो और जल में विदेशी पूंजी निवेश की पूरी तरह से छूट दी जाए तो $2 ट्रिलियन का एक उदीयमान व्यवसाय खड़ा हो सकता है। दूसरा, ऐसा मानते हैं कि इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर निजीकरण और विदेशी पूंजी निवेश की छूट दी जाए तो $4.8 ट्रिलियन का एक और उदीयमान व्यवसाय खड़ा हो सकता है। और तीसरा, ऐसा मानते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में हम देखते हैं आजकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, देशी विदेशी चेन्स, तो कि इनका भी अगर निजीकरण हो और विदेशी निवेश इसमें खोला जाए चिकित्सा सेवाओं में भी, तो $3.2 ट्रिलियन का एक और सनराइज एरिया ऑफ बिजनेस खड़ा हो सकता है। कुल मिलाकर $10 ट्रिलियन का एक सनराइज एरिया ऑफ बिजनेस खड़ा हो जाएगा। आज पूरी दुनिया में कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार ही $15 ट्रिलियन का है, जो पूरी दुनिया के 204 देशों में जो आपस में व्यापार होता है वह भी, यानी कि कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का लगभग 2/3 केवल इन 3 क्षेत्रों के निजीकरण से खड़ा हो जाएगा। लेकिन उतना ही बड़ा एक शोषण का माध्यम बनेगा। अब इस पूरे में षड्यंत्र में जो अंतरराष्ट्रीय या बहुराष्ट्रीय फंडिंग एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूएसएड, ऐसी विभिन्न प्रकार की यूरोप और अमेरिका की जो विभिन्न विकास के लिए सहायता देने वाली एजेंसियां हैं, वे अपने देश में सरकार को वाटर सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए बड़ी मात्रा में ऋण दे रही है। तो एक प्रकार से ये कहें कि एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है जो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस प्रकार की सारी मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसीज को इस बात के लिए तैयार कर रही है कि वो इस पर शोध करके और ऐसे विकासशील देशों की सरकारों को बहुत ही इस प्रकार के लुभावने ढंग से जल क्षेत्र सुधारों के लिए रिझा कर और उनको ऋण देने की पेशकश के ऊपर, मैं उस बहुत ज्यादा आंकड़े और उस सारे में नहीं, चूंकि हम चर्चा के लिए समय छोड़ेंगे इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कि अब तक इस प्रकार की फंडिंग एजेंसीज ने कितनी परियोजनाओं को फंडिंग किया है, क्या किया है, किन शर्तों पर किया है। लेकिन वो जल क्षेत्र सुधारों के लिए केंद्र सरकार को ऋण देती है जो आगे पीछे हमको पुनः चुकाना है ब्याज समेत, और उस ऋण को प्राप्त करने के लिए सरकारें ऐसी जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर स्मॉल एंड मीडियम टाउनशिप्स, इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से प्रदेश सरकारों को और स्थानीय निकायों को इस बात के लिए प्रेरित कर रही है। और वस्तुतः जो सरकारें इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत ग्रांट लेती हैं उसमें अनेक सुधारों की शर्तें रखी हुई है। 2 प्रकार के सुधार है। कुछ तो है मैंडेटरी कि आप अगर ये एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं आपको प्रदेश में लैंड सीलिंग एक्ट खत्म करना होगा, आपको प्रदेश में जो स्टैंप ड्यूटी है वह 5% है। मतलब ऐसी हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संविधान में राज्यों के विषय हैं, यानी कि राज्य सरकार स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले, उस निर्णय में प्रदेशों की सरकारों की वह स्वायत्तता समाप्त की जा रही है। जो केंद्र सरकार टैक्स लगाती है वह पैसा प्रदेशों को ग्रांट के रूप में देना उसका कर्तव्य है। ऐसे में उस ग्रांट के साथ ऐसी शर्तें जोड़ना कि जो राज्य सरकारों के स्वतंत्र अधिकार हैं वो सारी राज्य सरकारों की स्वतंत्रताओं को समाप्त करके और उनको बाध्य कर लेना, उनके हाथ बांध लेना कि आप इसी प्रकार से चलेंगे। तो जो आपका हमारा टैक्स का पैसा है उससे राज्यों की स्वायत्तताओं को समाप्त करके राज्यों को इस बात के लिए बाध्य करना कि वह निजी मुनाफाखोरी के लिए अपने जल संसाधनों को निजी सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध कराए, ये एक प्रकार से लोकतंत्र में सबसे बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए खाली इतनी ही बात नहीं है कि जल नीति में यह निजीकरण की बात की गई है, लेकिन यह जो संपूर्ण जल नीति जिस प्रकार से लाई गई है वह
हमारे लिए आने वाले 20 से 30 वर्ष तक, यानी कि पूरी एक पीढ़ी के लिए जल के क्षेत्र में अनेक संकट खड़े करना और जल के माध्यम से हमारी अगली पीढ़ी का शोषण का एकाधिकार कुछ सेवा प्रदाताओं को देना, यह एक बहुत बड़ी चुनौती हम सबके लिए है। और इसलिए हमें पूरी ताकत से लोगों को यह विषय समझाते हुए और इसके ऊपर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की आवश्यकता है। मैं तो कहता हूं कि जो जल नीति का प्रारूप है उसका हिंदी का प्रिंट आउट लेके और केवल उसका जो धारा 2.2 है जिसमें कहा गया है कि सुखाधिकार अधिनियम में जो यह आभास होता है कि भूगर्भ में होने वाला जल उस भूस्वामी का है, इसको बदलना होगा कानून को। मैं सोचता हूं देश का किसान कभी भी इस बात को सहन नहीं करेगा कि सरकार कोई ऐसा प्रस्ताव रखे कि उसके खेत में जो भूगर्भ में जल है उसके उपयोग का उसका अधिकार समाप्त करने का अगर प्रस्ताव जिस नीति में किया गया है तो निश्चित रूप से पूरे देश का आम किसान और आम व्यक्ति उसके लिए उठ खड़ा होगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम यह सारी बात ठीक से समझाएं। एक दूसरा और मेरा निवेदन, हम सभी चूंकि विचार वर्ग में हैं, इस पर इतनी ज्यादा सामग्री मैंने तो बहुत यूं समझिए कि उसका केवल 0.5% सूचनाएं आपके सामने रखी। अगर आप देखेंगे विभिन्न शहरों में, जैसे बोलिविया में कोचम्बा शहर में क्या हुआ, अमुक शहर में क्या हुआ, चिली में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ, ऐसे अगर सभी देशों में ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के प्रयोग हुए हैं, अगर इनको आप देखेंगे किस प्रकार से वहां जन आंदोलन हुए। कोचम्बा में जैसे भयावह दंगे हुए, 7 लोग मारे गए, 105 लोग घायल हुए, उस कंपनी से जलदाय परियोजना वापस ले ली तो उस शहर को 7 दिन तक जलापूर्ति नहीं हो पाई। ये सारे जो ऐसे संघर्ष हुए हैं, एक तो इसको भी ठीक से हम अध्ययन करना चाहिए। दूसरा, ऐसे जितने अनुबंध विभिन्न शहरों के हुए हैं, चाहे वो नागपुर नगर निगम का हुआ है, चाहे वो खंडवा का हुआ है, ऐसे जो 250 शहरों के 245 शहरों के जो अनुबंध हुए हैं उनको भी ठीक से पढ़ना चाहिए। जैसे इसमें मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, प्रश्नोत्तर के लिए समय छोड़ेंगे। अंतिम एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूँ। जैसे खंडवा में ये जो निजीकरण हुआ, तो उसमें वह निजी कंपनी सारे उपभोक्ताओं को जिनके पास कनेक्शन एक एग्रीमेंट साइन करवा रही है। अगर कभी कंपनी जलापूर्ति नहीं कर पाई तो उपभोक्ता अपने जल की व्यवस्था स्वयं करेगा। एक तरफ तो ये कहा गया कि सरकार कोई समानांतर प्रतिस्पर्धी व्यवस्था नहीं करेगी, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि उपभोक्ता अपनी व्यवस्था स्वयं करेगा। कंपनी के ऊपर कोई वो हर्जाना डैमेजेस का मुकदमा नहीं ला सकेगा। दूसरा, जहां ऐसे अनेक उसके साथ शर्तें करने के बाद कनेक्शन लेने का तो 245 रुपए का शुल्क है, लेकिन उसने उसके लिए जो कनेक्शन लेने के फैरूल और वो सारे जो सामग्री है वो करीब 10 से 12 हजार रुपए की हो जाती है। यानी कि कनेक्शन लेना है तो गरीब आदमी को भी उतना खर्च करना, मतलब वहां पिछले दरवाजे से उसमें जो सारे अनुबंध में शर्तें थोपने की कोशिश की है। तो ये सारा विषय हम यहाँ आधे घंटे में चर्चा नहीं कर सकते। कम से कम हमको यहाँ से जाने के बाद अपने 30-40 घंटे इस प्रकार की जो जलदाय योजनाओं में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए हैं विभिन्न शहरों में और देश और विदेश में, उसका ठीक से अध्ययन करने की आवश्यकता है। बहुत चतुराईपूर्वक कहा जा रहा है, जल प्रयोक्ता संघ की बात की जा रही है। उसमें क्या हो रहा है, चाहे गांवों की स्वजल योजना है जिनमें भी कि पानी का फिल्टर करना, पानी के लिए फीडर लाइनें डालना, जो कैपिटल इंटेंसिव काम है, वो तो निजी सेवा प्रदाता सरकार से मिली 90% ग्रांट पे, सरकार के खर्चे पे, और वास्तव में उसमें 60-70% ही पैसा लगा के शेष पैसा अपनी जेब में रखते हुए वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा। और फिर जो बिल वितरण का काम, छोटे कनेक्शन देने का काम, ऐसे के लिए जल प्रयोक्ता संघ यानी कि स्थानीय लोगों का एक संघ बना दिया गया। तो फिर जब कभी जनता सरकार को जाके कहे कि साहब ये पानी के दाम बहुत ज्यादा है, इसमें हम क्या करें, तो ऐसे में वो कहेंगे भाई ये तो आप ही मैनेज करो, तो आपका जल प्रयोक्ता संघ और जो कंपनी सर्विस प्रोवाइडर है वो तो अपनी कॉस्ट वसूल कर रही है, आप लोग इसका ठीक से संचालन करिए, सरकार इसमें क्या करे। तो बहुत चतुराई से इस प्रकार की जो सारी बातचीत की जा रही है, इसको बहुत गहराई से समझना और उसके बाद ठीक ठीक इसका प्रतिकार करना, यह एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस प्रकार के अनुबंधों की परिणति क्या होती है,
इसका थोड़ा सा मैं वापस एनरॉन पे आके आपको एक संकेत कर देना चाहता हूं। जैसे उदाहरण के लिए एनरॉन में महाराष्ट्र बिजली बोर्ड ने अनुबंध किया कि आपकी सारी बिजली हम खरीदेंगे। कितने दाम पे खरीदेंगे? तो आपकी जो भी लागत आएगी उस पर 16% आप मुनाफा जोड़ लेना और हम सारी बिजली खरीद लेंगे। अब सारी बिजली खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया तो वो जो है उसने चूंकि 2.5 गुनी तो अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट बताई और दूसरे खर्चे जोड़ के वो 6 से 7 रुपए यूनिट में बिजली बोर्ड को देने लगा। और बिजली बोर्ड को अपना 1 रुपया यूनिट में बिजली पैदा करने वाले संयंत्रों को बंद रख के चूंकि सारी बिजली उसकी लेनी पड़ रही थी। उसके बाद किसी एक सिरफिरे व्यक्ति ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कर लिया पावर रेगुलेटरी कमीशन में कि साहब ये महंगे बिजली खरीद रहे हैं और सस्ती बिजली के प्लांट बंद कर रखे हैं। तो उसने एक फैसला दिया कि भाई पहले आप सस्ती बिजली का उपयोग करिए फिर महंगी बिजली लीजिए। महंगी बिजली बाद में लीजिए तो उन्होंने क्या किया कि दाभोल वो एनरॉन कंपनी की बिजली लेनी बंद कर दी। कभी शादी ब्याह है, कभी त्योहार है, कभी कुछ और ज्यादा बिजली चाहिए तो वो उनसे ले लेते थे और बाकी बंद। तो वो हर महीने 70-80 करोड़ रुपए का बिल में महाराष्ट्र बिजली बोर्ड को पकड़ा देता दाभोल कंपनी यानी कि वो एनरॉन कंपनी, भाई आपने पिछले महीने हमारी सारी बिजली का उपयोग नहीं किया, हमारे को इतना नुकसान हुआ, ये भरिए। तो महाराष्ट्र बिजली बोर्ड दिवालिया होने की स्थिति में पहुंच गया। दुर्भाग्य से वो एनरॉन कंपनी भी चूंकि बिजली के क्षेत्र में काम करने वाली नहीं थी, वो बेसिकली पावर ट्रेडिंग में थी और गैस ट्रेडिंग में थी। तो उसने भी किसी से वो एग्रीमेंट पावर परचेज एग्रीमेंट कहीं से किसी दूसरी कंपनी का लिया। उसमें लिख दिया कि साहब जब भी बिजली मांगेंगे आप, हम 3 घंटे में फ्रॉम कोल्ड स्टार्ट टू पावर डिस्पैच 3 घंटा लेंगे। और हुआ ये उन्होंने वहां एक सेकंड हैंड प्लांट लगाया था बहुत ऊंची दाम लेके भी, तो वो उनको बिजली की सप्लाई देने में 3 घंटे की बजाय 5.5-6 घंटे लग जाते थे। तो वो एक नया चेयरमैन उसमें आ गया था, एक बंसल, और एक एए ने कहा कि साहब इनका एग्रीमेंट तो है 3 घंटे में बिजली देने की और हम जब भी बिजली मांगते, उनको भी एनरॉन को भी पता नहीं था कि साहब महीने में 4 बार बिजली मांगेंगे, 4 बार हमको बिजली प्लांट बंद करना पड़ेगा। उनको तो था कि एक बार पावर प्लांट शुरू करेंगे 10 साल बाद उसको बंद करना पड़ेगा। और अब वहां तो है कि महीने में 6 बार, आज शादी है 2 दिन के लिए बिजली ली फिर बंद कर दी, फिर 4 दिन बाद फिर बिजली ली, तो उनकी पोल खुल गई कि साहब ये तो 3 घंटे की बजाय 5.5-6 घंटे लगते हैं। तो उसने क्या किया कि अगले महीने एक नोटिस दिया, उन्होंने डेमरेज का दिया। उन्होंने जब अक्टूबर और नवंबर महीने का उनको डेमरेज का बिल दिया कि साहब ये जो है हमारा 213 इन 2 महीने का 213 करोड़ रुपए का डेमरेज बनता है, आपने हमारी सारी बिजली का उपयोग नहीं किया। तो दूसरे दिन उसने बंसल ने नोटिस, उसका काउंटर नोटिस दिया कि हमने आपसे इस दिन को बिजली मांगी थी और आपने 3 घंटे की बजाय 5.5 घंटे लिए, इस दिन 6 घंटे लिए, इस दिन 6.25 घंटे लिए। पूरा महाराष्ट्र प्रदेश का कुल इतना उत्पादन है, हमको इतना प्रदेश में नुकसान हुआ, इसलिए हमारा 407 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये 213 करोड़ रुपए उसमें से काट के और ये बाकी का हमको भुगतान करिए। तो बाद में ये मुकदमा गया बॉम्बे हाई कोर्ट में। लेकिन दुर्भाग्य से उसके बाद क्या हुआ, या हमारे सौभाग्य से, वो एनरॉन कंपनी दुनिया भर में दिवालिया हो गई और उसने इतनी हेराफेरी की थी कि उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसको दुनिया के ज्ञात इतिहास में पहली बार किसी कंपनी के सीईओ को 24 साल की सजा अमेरिका में हुई। लेकिन इस सब में जो अनुबंध की बात मैं मूल जिस पे आना चाहता हूं, केंद्र सरकार ने क्या हुआ कि बिजली बोर्ड के साथ जो समझौता हुआ उसमें महाराष्ट्र बिजली बोर्ड तो कहां से देगा पैसा। तो एनरॉन कंपनी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार इसकी गारंटी देगा, अगर बिजली बोर्ड पैसा नहीं देगा ये सारा बिजली का तो हम महाराष्ट्र सरकार दे। फिर देखा कि भारत में तो प्रदेश सरकारों की स्थिति बहुत खराब होती है, तो कहा कि केंद्र सरकार इसकी काउंटर गारंटी दे। तो केंद्र सरकार ने जो काउंटर गारंटी दी उसमें हमारे देश के रक्षा प्रतिष्ठानों को और विदेशों में स्थित प्रतिष्ठानों को छोड़कर केंद्र सरकार की सारी संपत्ति गिरवी रखते हुए काउंटर गारंटी दी कि भाई ये जो है इसके बदले में हमारे देश के ये सारी संपत्ति, सरकार की सारी संपत्ति गिरवी है और अगर ये प्रदेश सरकार ये अपनी गारंटी का पैसा नहीं देगी तो केंद्र सरकार देगी, और केंद्र सरकार नहीं दी तो ये सारी संपत्ति आपकी गिरवी है। अगर मतलब दुर्मंशा से एनरॉन, मान लो ये अगर सारा वो 3 घंटे 5 घंटे वाला चक्कर नहीं होता और महाराष्ट्र की सरकार भी नहीं दे सकती क्योंकि हर महीने 100 करोड़, साल का 1200 करोड़ बिजली बोर्ड कहां से देता और महाराष्ट्र सरकार भी कहां से देती, तो केंद्र सरकार को देना पड़ता और केंद्र सरकार भी नहीं देती। तो एनरॉन कंपनी चाहती तो संसद भवन पे, चाहती तो राष्ट्रपति भवन पे, चाहती तो किसी मंत्री के बंगले पे और चाहती तो और किसी भी संपत्ति के ऊपर डिक्री ला सकती थी। यानी कि जो सरकारें बिना सोचे समझे इस प्रकार के अनुबंध करती है
तो जल क्षेत्र में भी जो विभिन्न नगर निगम और प्रदेश सरकारें निजी सेवा प्रदाताओं के साथ ये 10 से लेकर 30 वर्ष के इस प्रकार के जो अनुबंध कि जल की आपूर्ति नहीं हुई तो 50,000 रुपए रोज का जुर्माना भरेंगे, अगर जो है हम ये सारी चीजें निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, अगर उस कंपनी को घाटा होगा तो उसकी पूर्ति 20 साल तक सरकार करेगी। यानी कि एक निजी सेवा जल सेवा प्रदाता वो अकुशलता के साथ काम करे, वो हमारे साथ धोखाधड़ी करे, 100 करोड़ के प्लांट का 150 करोड़ बताए, महीने का 10 करोड़ का खर्च वो 15 करोड़ का बताए और फिर उसके ऊपर उसको वो अपना घाटा बताए, तो प्रदेश की सरकार या नगर निगम या केंद्र सरकार आम जनता से टैक्स लेकर उसके मुनाफे की पूर्ति करे। ऐसी 25, 50, 100 कंपनियों के मुनाफे की पूर्ति के लिए आम जनता के ऊपर टैक्स लगाना पड़े और अगर उस अनुबंध को समाप्त करे। ये जो सरकार इस प्रकार का एनरोन के साथ जैसा अनुबंध हुआ था, उस प्रकार से अगर देश की संपत्तियों को गिरवी रख के इस प्रकार के अनुबंध होते हैं तो जरा विचार कीजिए कि इस प्रकार की जल नीति, इस प्रकार के जल क्षेत्र सुधार, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, एजुकेशन के फील्ड में और इन सबको हमको क्या आगे आने देना है क्या और नहीं आने देना है, तो इनके लिए पूरी तैयारी के साथ हमें संघर्ष करना चाहिए। इतना कहकर ही मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे जैसा कि आगे प्रश्नोत्तर के लिए समय छोड़ रखा है, हम प्रश्न करते हैं। ये जो भी समझौते होते हैं, ये इसके पर्दे के पीछे प्रयास करने वाले कौन होते हैं? हमारे भारतीयों में राजनीतिक ब्यूरोक्रेट्स या अन्य कोई? सिंचाई मंत्री रहते हुए मैंने ऑस्ट्रेलियन कंपनी से इस प्रकार से हमारी सिंचाई योजनाओं के लिए सारा इन बांधों के ऊपर कंप्यूटर्स लगाने के लिए बहुत भारी प्रयास हुआ। मैंने ब्लंटली उसको रिजेक्ट कर दिया और उसके बाद में सबको जानकारी है मुझे इस्तीफा देना पड़ा। एक IAS ने मेरे पर मारपीट का आरोप लगाया। केंद्र सरकार को ये कहना, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा ये होता है, कोई भी मंत्री होता है उसको लगता है कि 200 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 1500 करोड़ का कोई वर्ल्ड बैंक का लोन मिल जाता है, IMF का मिल जाता है, एशियन डेवलपमेंट, तो अपने डिपार्टमेंट में उसको उतना पैसा खर्च करने का प्रलोभन जो जगता है तो वो उसके कारण उन शर्तों के साथ उस ग्रांट को लेता है। दूसरा, ऐसे सारी नीतियां बनवाने के लिए कई बार क्या करते हैं वर्ल्ड बैंक, IMF कि वो कहते हैं साहब वाटर सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर 1-2 दिन का हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम है और फ्री आपके देश के हर प्रदेश के सिंचाई विभाग के या जल प्रदाय योजना के 2 अधिकारियों को आप नॉमिनेट कर सकते हो, उनका आना जाना फ्री, 2 दिन ठहरना खाना फ्री। तो प्रदेश सरकार सोचती है चलो जल क्षेत्र सुधार के लिए कोई 2 लोगों को भेजना है, भेज दो, केंद्र सरकार भी भेज देती है। ऐसे मान लो 50 लोग वहां गए, 50 लोग जब जाते हैं 2 दिन की ओरिएंटेशन, वो देखते हैं कि इन 50 में से 2 लोग, 4 लोग, 3 लोग ऐसे कौन हैं जिनको हम अपने पक्ष में कर सकते हैं, पैसा खर्च करके, प्रलोभन देकर, कुछ भी करके। तो उनको कहते हैं कि भाई आप चाहो तो हम आपको 2 साल के लिए आपकी सरकार से डेपुटेशन पे ले सकते हैं और वो वहां होता है तो उसकी आराम से 10 लाख 12 लाख रुपए महीने का वेतन हो जाता है और वापस आने पे कोई उसका 2 लाख 3 लाख महीने की पेंशन मिल जाती है 2 साल 4 साल वहां काम करने से। और वो बिल्कुल ऐसे लोगों को लेते हैं कि जो उनके कहे अनुसार काम करने को तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद 2 साल वो वहां रह के जब वापस हमारे देश में आ जाता है, फिर जब वो इस प्रकार का लोन देते हैं तो उस समय कहते हैं भाई हम आपको ये लोन तो देते हैं लेकिन इसके लिए जो ऑपरेटिंग ऑफिसर लगाओ कोई ढंग का ऐसा होना चाहिए कि जो थोड़ा डायनामिक आदमी हो। तो सरकार प्रपोज करती है भाई हम इसको लगा दें, इसको लगा दें, और संयोग से अगर उस आदमी का नाम प्रपोज कर दिया तो ठीक, नहीं तो वो कहते देखो आपके वहाँ एक वो जो है ना, वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग में थे, उनकी समझ बहुत अच्छी लगी हमको, वो बहुत इंटेलिजेंट ऑफिसर लगे और बहुत एंटीसिपेटरी विजडम और प्रोएक्टिव विजन वाले व्यक्ति लगे। सरकार देखती है अपने क्या X नहीं Y को दे दो, तो बहुत योजना पूर्वक बिल्कुल उनकी भाषा यानी कि संबंधित मंत्री को भी हवा न लगने देते हुए या इस प्रकार का IAS ऑफिसर जो मंत्रियों के खिलाफ, तो वो एक पूरा इस तरह की लॉबी बन जाती है एक पीढ़ी। दूसरा, हम सबको याद होगा कि एनरॉन कंपनी ने अमेरिका में बिल क्लिंटन के चुनाव में $7 लाख इस बात के लिए दिए थे कि पूरी इस शर्त के साथ कि वो भारत सरकार पर दबाव डाले कि केंद्र सरकार एनरॉन के लिए काउंटर गारंटी दे। ये न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर सब में छप चुका था और हमारे देश के अखबारों में भी छपा था। दूसरा, एनरॉन के यहाँ जो अकाउंट्स थे, तो अमेरिका में क्या है कि आप कोई गैर कानूनी खर्च करते हो उसका भी अकाउंट फोर करना जरूरी, वहां ये हेराफेरी आसानी से नहीं चल पाती। उन्होंने अपने उस साल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में $20 मिलियन, उस समय 32 रुपए बराबर $1 था, यानी 64 करोड़ रुपए का एक मद बताया, स्पेंट ऑन द एजुकेशन ऑफ पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स।
अब राजनेताओं और अफसरशाहों को पढ़ाने के लिए कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो खोली नहीं, और उनको एजुकेट करने के लिए खर्च किया, यानी कि किस लिए किया होगा हम आराम से अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा जैसे ये, तो ऐसे अनेक, अब हमारे देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी वर्ल्ड बैंक की पेंशन लेते रहे हैं। हमारे प्लानिंग कमीशन के जो अभी डिप्टी चेयरमैन हैं मोंटेक सिंह, वो भी इस प्रकार से वर्ल्ड बैंक IMF की पेंशन ले रहे हैं। NK सिंह भी ऐसा ही ले रहे हैं। वो जो अपना इस तरह के करीब 25-30 बड़े अफसर हैं अपने देश में जो विभिन्न शीर्ष पदों पर है। कोई रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर है, राकेश मोहन, जिन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला रिपोर्ट दी। ऐसे सारे लोग वो जिनको वर्ल्ड बैंक ने अपने हिसाब से उनका इंडोक्ट्रिनेशन कर रखा है, उनसे वो जैसे चाहे वैसे सुधार हमारे देश में लागू करवा लेते हैं। तो ये सीधी सीधी उनकी पीछे प्रेरणा होती है। फिर हमारे देश में भी क्या होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री चैम्बर्स है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और वो विदेशी चैम्बर्स के साथ उनका आपस में मिलते रहते हैं। वो कहते हैं देखो भाई, हिंदुस्तान में ये वाटर सेक्टर रिफॉर्म्स लागू होते हैं तो इतना बड़ा कारोबार खड़ा होगा, हम और आप जॉइंट वेंचर में ये जो है प्रोजेक्ट लगा देंगे, नागपुर का या खंडवा का या उदयपुर का या जयपुर का या ये जलदा योजना, इसमें इतना मुनाफा होगा। अब आप अपने देश में इसके लिए वातावरण बनाइए कि वो हो। तो हमारे देश के भी कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट इस बात में लग जाते हैं और वो खुद भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारे कामों के लिए अपनी कंपनियां बनाकर, और वो इस बात के लिए लालायित होते हैं, तो वो भी अपना लॉबिंग करते हैं और सरकारों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। मीडिया में उस तरह की स्टोरी छपवाने की कोशिश करते हैं, उस प्रकार के लेख छपवाते हैं, ताकि एक तरह से जनमानस वैसा बने कि नहीं, बिल्कुल ये पब्लिक सेक्टर बेकार है, सरकार नहीं दे और ये निजी सेवा प्रदाता ही अच्छा होगा। तो ऐसे अनेक प्रकार से, चूंकि उनको पैसा वसूलना है और इसलिए वो सब प्रकार से लॉबिंग करके अखबारों में वैसा वातावरण बनाने से लेके और ब्यूरोक्रेसी में, राजनेताओं में, सब में वो अपने अनुकूल वातावरण बना के और हर प्रकार से साम दाम दंड भेद से, अब जैसे मान लो बिल क्लिंटन के चुनाव में कहा कि आप भारत सरकार पर दबाव डालो, अब स्वाभाविक रूप से कई बार सरकारें इस बात के लिए दबाव में आ जाती है, जैसे बिल्कुल अप्रासंगिक विषय है लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ। जब एक बार राजीव गांधी इंग्लैंड गए थे और उसके कुछ दिन पहले इंग्लैंड ने कहना शुरू कर दिया कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि वहाँ जनमत संग्रह होना चाहिए। 2 महीने तक वो कहते रहे। फिर जब राजीव गांधी वहाँ गए और एक वो वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स हुआ करते थे जो दुनिया में कभी उड़े ही नहीं, जब भी उड़ा उसकी दुर्घटना ही हुई, तो वो सारी की सारी वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स की खेप उस समय राजीव गांधी इंग्लैंड गए तो उन्होंने खरीदने का अनुबंध कर लिया। जैसे ही वो अनुबंध हुआ, दूसरे दिन से इंग्लैंड ने कहना शुरू कर दिया कश्मीर भारत का आंतरिक मामला, कश्मीर भारत का आंतरिक मामला, कश्मीर भारत का आंतरिक मामला। इसलिए कई बार कई तरह के इस तरह के दबाव होते हैं। ये सारा विषय रहता है। वर्ल्ड बैंक लगाते हैं, विदेशी कंपनियां नहीं, ये जो लगाते हैं वर्ल्ड बैंक एशिया के रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत व्यवस्थित अगर हो तो उसमें सारे विभिन्न देशों के विभिन्न शहरों की कॉस्ट इकोनॉमिक्स कैसे ये हो रहा है। अब जैसे कौन कौन सी, मान लो ये जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन में प्रदेश सरकारों से जो एग्रीमेंट करवाए जा रहे हैं, स्थानीय निगमों से जो एग्रीमेंट करवाए जा रहे हैं, तो कौन सी शर्तें तो मैंडेटरी है, कौन सी स्वैच्छिक है, तो वो उन सारी चीजों पर चर्चा की जा सकती है। उन शर्तों का भी आपको समझ में आ सकता है कि आज रियल एस्टेट में बड़ी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां आना चाहती हैं, तो लैंड सीलिंग एक्ट खत्म करवाना जरूरी है ताकि वो आए। तो ऐसे अनेक विषय, कई बार दूसरे फायदे भी ऐसे इंटरेस्टेड लॉबीज को देने के लिए, बाकी जल क्षेत्र सुधारों के लिए स्टैंप ड्यूटी कितनी होनी चाहिए उसका क्या लेना देना, लैंड सीलिंग से क्या लेना देना, तो ऐसे सारे अनेक शर्तें आरोपित की जा रही हैं। मूल रूप से इसको समझना यह होगा कि बड़े देश सारे के सारे बुड्ढों के देश बन रहे हैं और वहां कार्यशील जनसंख्या भी बहुत कम है, और सारे बड़े देशों की जो राजस्व है, सरकार की आय, उसका 1/3 से लेकर 2/3 तक उन देशों की कंपनियां विदेशों में जो कारोबार करती है और मुनाफा अपने देश में ले जाती है और उसके ऊपर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो मिलता है उससे पूर्ति हो रही है। और इसलिए उन देशों के सर्वाइवल के लिए यह आवश्यक है कि वो भारत जैसे 100 से अधिक विकासशील देशों के उत्पादन तंत्र पर, वितरण तंत्र पर, इस प्रकार के सेवा तंत्र पर अधिकार करके उनके संचालन से अधिक मुनाफा ले जाए। तो वो देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं कि जिनमें अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट करा के हम अपना होल्ड बढ़ा सकते हैं। और वस्तुतः पिछले 20 वर्षों में हुआ ये है
कि जब से मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार लागू किए तो हम आयात बढ़ाते गए। आयात बढ़ने के कारण विदेश व्यापार में घाटा होता गया। विदेश व्यापार में जब हमने आर्थिक सुधार लागू किए थे 91-92 में तो $2.5 अरब का घाटा था। आज $187 अरब का घाटा हो गया। अब अगर $187 अरब का घाटा यूं का यूं रह जाएगा तो 10,000 रुपये बराबर $1 हो जाएगा। उसको रोकने के लिए क्या है, थोड़ा बहुत हम सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत हमारे प्राइवेट ट्रांसफर्स हो जाते हैं, विदेशों में जो लोग नौकरियां करते हैं वो पैसा भेज देते हैं। फिर 20, 30, $40 अरब का घाटा होता है तो सरकार एक एक करके नए नए क्षेत्र विदेशी निवेश के लिए खोलती जाती है। सरकार को लगता है कि इस बार ये अब $185 अरब का घाटा है, चलो $70 अरब की तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट से काम चल गया। दूसरे $70 अरब अपने को प्राइवेट ट्रांसफर जो विदेशों में भारतीय लोग नौकरियां करते हैं वो भेज देते हैं। अब ये $40 अरब का घाटा कहां से लाए? इसलिए सरकार खोने की कीमत पे भी रिटेल में एफडीआई खोलना चाहे कि चलो 10-20 अरब जो भी आ जाएगा तो ऑक्सीजन मिलेगी और हमारी इकोनॉमी चलेगी। पेंशन सेक्टर में खोला, इसमें खोला 100% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जिस किसी जमाने में 30% की छूट थी आज 100% की छूट दे दी। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जैसे युधिष्ठिर जुआ में अपने पहले हार गांव पे लगाए, फिर 10 गांव लगाए, 20 गांव लगाए, फिर 1 राज्य लगाया, 2 राज्य लगाया, 1 भाई को लगाया, 2 भाई को लगाया, ऐसे दांव पे लगाते गए। ऐसे पिछले 20 वर्षों में आने वाली सरकारों ने हर साल नए नए क्षेत्र फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोलते गए। एक तरह से विदेशियों को हमारे देश का उत्पादन, व्यापारिक तंत्र, वाणिज्य तंत्र हम धीरे धीरे सौंपते चले जा रहे हैं। यानी इस देश की जो एक तरह से योगक्षेम के सारे साधन विदेशियों को सौंपते चले जाने का एक आपराधिक काम पिछले 20 वर्षों में सरकारों ने किया और अब इसी क्रम में वह ये करने जा रही है कि अपने इस को बचे, हम इस सारी परिस्थिति से बचे। इसके लिए वो सारा ये कर रहे हैं कि अब नया क्षेत्र कौन सा है कि जल क्षेत्र है। तो जल क्षेत्र में विदेशी निवेश लाने के लिए क्या क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टर कब आएगा, उसको मुनाफा मिलेगा। अब आज देश में सरकार इस कोशिश में है कि शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी निवेश आए और 10 साल से हमने केस बाय केस बेसिस पे 100% एफडीआई की छूट दे रखी है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन 2000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया ही नहीं, जबकि स्कोप बहुत ज्यादा है। क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आ रही है फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स? क्योंकि हमारे यहाँ ये 1998 के पहले तो शिक्षा में कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग भी अलाउड नहीं है। यानी कि अगर कोई प्राइवेट ट्रस्ट का, प्राइवेट व्यापारी का भी स्कूल कॉलेज होता तो प्राइवेट सरकारी स्कूल में 100 रुपए फीस है, वो 200, 400, 500, 700 रख सकता था, उससे ज्यादा नहीं। कॉस्ट की वसूली की छूट नहीं थी। फिर कुछ दक्षिण के प्रांतों ने कहा कि भाई एजुकेशन में कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग हो सकती है, तो हमने देखा है कि कॉस्ट बेस्ड दक्षिण में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है। फिर 1998 के साल में हमारे यहाँ भी केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में लागत आधारित शिक्षा का शोभा चला दिया और इसलिए पूरे देश में शिक्षा में। लेकिन अब फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर आने के लिए, इसलिए अब हमारे देश में सरकार बहस छेड़ रही है। बीच में जब कमलनाथ कॉमर्स मिनिस्टर थे तो उन्होंने इस बात के लिए एक पॉलिसी पेपर भी इशू किया था कि भाई फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर शुड बी अश्योर्ड ए रिटर्न। तो अब फुल प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइसिंग शिक्षा में आए तो ये हो। तो इसके लिए अभी पहले जल क्षेत्र में ऐसी नीति के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं, फिर कभी ऐसा ही शिक्षा के क्षेत्र में प्रयत्न करेंगे, फिर ऐसा कभी चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयत्न करेंगे। तो वस्तुतः आने वाले समय में कौन सी चीजों को दांव पे लगाना है उसकी तैयारी के लिए इस प्रकार की नीतियां लागू करने का प्रयत्न किया जा रहा है। एनरोल वाली परियोजना पूरी तरह से असफल हो गई और सहयोग से वो दिवालिया हो गई, तो इसका भारत सरकार के ऊपर आभार नहीं पड़ा। तो इस तरह की योजनाओं से हमारी युवा पीढ़ी जो आने वाली है, ठीक है आज आपने बता दिया कि प्रेजेंट ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियंस दे आर इन्वॉल्वड एंड सिंगल, लेकिन आज आने वाली जो पीढ़ी है क्या वो सबक नहीं सीख सकती उनसे कि इस तरह की चीज़ें जो है लंबे समय में टेक्निकल और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी पर खरी नहीं उतरी है। तो इस तरह की कोई वाइट पेपर्स निकलने चाहिए कि इस तरह की चीज़ हमने की है तो उससे सबक सीखें और फ्यूचर में जो भी नई योजनाएं बनती है उसका प्रावधान उसमें रखा जाए। ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस भी सारे उसमें लिप्त नहीं होते हैं। बाय एंड लार्ज बड़ी संख्या में सब लोग बहुत कर्तव्यनिष्ठ और एक प्रकार से निष्ठावान होते हैं, लेकिन क्या होता है कि जहाँ जैसा निर्णय लेवाना होता है तो वहाँ उस प्रकार के व्यक्ति को लगा दिया जाता है। तो ये सारी परिस्थितियाँ जब बन जाती हैं तो क्या होता है कि जब जिसको जैसा निर्णय करवाना होता है वैसे ब्यूरोक्रेट को लगा दिया जाता है। आम जनता को पता ही नहीं है। मैं आपसे जैसे ये कहूँ कि एनरॉन योजना को इतने बरस हो गए विफल हुए, लेकिन उसके बाद भी ये सारे तथ्य आम व्यक्ति को पता नहीं। आज जल क्षेत्र में करीब 19,000 करोड़ रुपए
केंद्र सरकार ने 245 शहरों में इस प्रकार के अनुबंध करने के लिए जो आपकी और हमारे टैक्स के पैसे का है, वो एक तरह से निजीकरण के लिए 19,000 करोड़ रुपए विभिन्न नगर निगमों को, जो सरकार ने एक तरह से हम रिश्वत ही कह सकते हैं, आप अगर हम आपको ये पैसा देते हैं बशर्ते कि आप निजीकरण करो, तो एक प्रकार से निजीकरण। जैसा आपने प्रबंधन वाली और नागपुर वाली योजना का बताया, तो इस तरह की चीजें ऐसी 245 है। ऐसी इस तरह की चीजें अवेयरनेस, जागरूकता अगर आए तो इसका स्वाभाविक रूप से विरोध तो हो गई। वही अपन कर रहे हैं कि आज का ये सत्र किया है, विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम करते हैं, सरकारें इसमें रुचि नहीं लेती है, और आप और हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि ये यहाँ जो 50 लोग बैठे हैं, हम सभी लोग अगर इस प्रकार का प्रयत्न करें, इसके ऊपर छोटे पत्रक जारी करने से लेके विभिन्न प्रकार की संगोष्ठियां करके अखबारों में, समाचार पत्रों में देने का काम, ये सारा आपको और हमको करना होगा। देश की 80% जनसंख्या तो ऐसी है कि जिसको 2 समय का भोजन जुटाने के लिए 12 घंटे 16 घंटे काम करना पड़ता है, या नरेगा चलता है तो उनको मुद्दों की जानकारी नहीं होती है। उसके बाद बची 20% जनसंख्या, 20% जनसंख्या में लगभग आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे कैरियरिस्ट भी हैं कि उनको अपने कैरियर के बारे में बड़ा पैकेज कैसे मिले, वो उसमें। अब थोड़े बहुत जो इस प्रकार के हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अगर वो इस प्रकार की पहल करें कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन सारे मुद्दों के प्रति अगर जागरूक कर लिया और एक वातावरण ऐसा बन गया कि सरकार इसमें सरेंडर कर रही है, तो बड़े आराम से परिस्थिति को बदला जा सकता है। कुछ लोग बोलने वाले होंगे, उनके लिए ये कहना आसान है कि बिजली का निजीकरण हुआ, मैं जल की निजीकरण की बात कर रहा हूँ, कि बिजली का निजीकरण हुआ, उसमें सुधार हुआ, और सड़कों के अंदर जैसे ठेके निजी कंपनियों को दिए गए तो उसमें सुधार हुआ। तो क्या इस प्रकार से जल के निजीकरण से सुधार नहीं होगा? और अगर नहीं है तो क्या जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए, या इसके अंदर भी कुछ सुधार की गुंजाइश है, या उसमें कुछ सुझाव है हमारे? तो एक तो ये है, और एक ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या हम विदेशी कंपनियों के ही निजीकरण के खिलाफ हैं, या देशी कंपनियाँ इसमें निजीकरण में आ सकती हैं? 2 बातें हैं। 1 वर्ष का रोड टैक्स ले लेती है, और आजादी के बाद 40-50 साल तक भी बिना टोल टैक्स के सारी सड़कें बनती रही है। और अब या तो 10 साल का रोड टैक्स मेरे से लेना बंद करें और मैं सड़क पे चलता हूं उस समय ले लें। अब ये जो रोड्स में भी केवल बड़ी संख्या में निजी बिल्डर्स को फायदा एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप हो रहा है। उदाहरण के लिए बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे, अब वो प्राइवेट बिल्डर को दिया तो कहा कि भाई दोनों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया की जमीनें भी बांटने का काम, प्लॉट बांटने का काम वही वसूल करेगा। जो जमीन उसको इंडस्ट्रियल एरिया के लिए सरकार को देनी थी एक्वायर करके, उस पर उसका स्टैंप ड्यूटी भी कम लगे। तो एक कानून बना के ये कहा कि साहब इस परियोजना के लिए जो जमीन एक्वायर करके सरकार उस प्राइवेट पार्टी को ट्रांसफर करे, उसमें स्टैंप ड्यूटी भी आधी लगेगी नॉर्मल रेट से, और वो प्राइवेट पार्टी अपना जो केवल इंडस्ट्रियल एरिया के प्लॉट बांट के सड़क बनाने का काम कर ले। पेट्रोल पंप की लीज उसका मुनाफा, टोल टैक्स उसका मुनाफा, और वो वहां अगर आपको सड़क के ऊपर कारपेट लगा के भी दे दे तो पैसा तो आप ही से वसूल कर रहा है। यानी कि हम एक बिल्डर को मुनाफा देने के लिए इस प्रकार की, और उससे हम एफिशिएंसी से खुश हों। मैं उदयपुर से चल के भीलवाड़ा तक आया तो मेरे को 4 जगह टोल टैक्स देना पड़ा। कहने का मतलब यह है, कभी हम कहावत कहते थे कि क्या सड़क पर चलने और सांस लेने का भी पैसा लगता है। तो या तो सरकार टैक्स लेती है तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम ये सोचें कि कुछ प्राइवेट बिल्डर्स को प्रॉफिट्स देने के लिए अगर ये सारा करते तो उसके ऊपर नमक का आज आप देखते हैं उदयपुर से जयपुर का रास्ता, सारे ट्रांसपोर्ट कंपनियां, सारे ट्रक उदयपुर से नाथद्वारा होकर जहाँ चीरवा के घाटे में दूसरा कई कठिनाई खराब सड़क है उसी से जाना पसंद करते हैं, क्योंकि इधर जो है चित्तौड़ होकर जाते हैं 4 लेन पे तो उनको टोल टैक्स देना पड़ता है। यानी कि आम अब उस पर अगर नमक का ट्रांसपोर्ट होगा तो भी पैसा लगेगा, और आम आदमी के लिए वो नमक भी महंगा होगा। आम आदमी के लिए कपड़ों का मूल बात यह है कि हम सार्वजनिक पैसे से कुछ निजी लोगों का लाभ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए आज हमारे देश में कुल मिलाकर 1100 हवाई जहाज हैं सिविल एविएशन। चाइना के पास 3000 है, अमेरिका के पास 11000 है। वो अपनी एयरलाइंस को प्रॉफिट में चला रहे हैं। हमारी सारी एयरलाइंस घाटे में क्यों चल रही है? क्योंकि एयरपोर्ट्स का निजीकरण करके, और हमने एयरपोर्ट्स जो बनाने वाली जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां थी
उनको प्रॉफिट की गारंटी देने के लिए एयरपोर्ट चार्जेस इतने कर दिए। एयरलाइंस जो मतलब हवाई जहाज से हमको 700 किलोमीटर ले जा रही है, वो तो उसको 1/4 पैसा मिल रहा है और 3/4 जा रहा है एयरपोर्ट टैक्स के रूप में, और वो एक कंपनी को केवल उसका मुनाफा देने के लिए। तो मूल रूप से हमको ये अंडर करंट नीचे की मैकेनिक्स को समझना होगा। परफॉर्मेंस इज नॉट सेक्टर स्पेसिफिक। अनेक पब्लिक सेक्टर में भी आज की तारीख में हम शिक्षा में देखा था, आईआईटी की तुलना में दुनिया हिंदुस्तान का कोई सेठ, बिरला हो, टाटा हो, आईआईटी के लेवल की और आईआईएम के लेवल की संस्था नहीं बना पाई। राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए गुणवत्ता का सेवा प्रदान करने के लिए। और बिजली के क्षेत्र में भी जो हो रहा है, तो इसलिए कि चूंकि अभी भी वितरण का काम बड़ी मात्रा में या तो सरकार ने ले रखा है या सरकार उसको सब्सिडाइज कर रही है। अगर वह जो पूरी तरह से निजी उसमें दे दिया जाएगा और मुनाफे की उनको जो गारंटी रहेगी, तो निश्चित रूप से बिजली के दाम भी अनअफोर्डेबल हो जाएंगे। उसमें जो सारा आज अनेक मामलों में हम जैसे किसान को 1 रुपया यूनिट बिजली देते हैं, तो क्रॉस सब्सिडी है, कहीं ना कहीं उसका घाटा हो रहा है। और आज करीब 87,000 करोड़ रुपए का सरकारों का घाटा है। तो निजी कंपनी के मुनाफे की गारंटी तो सरकार ने दे रखी है और वो पूर्ति सरकार कर रही है। इसलिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की बहस में हम नहीं हो रहे। हम ये कह रहे हैं पब्लिक यूटिलिटी में कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग संभव नहीं है। निजी मुनाफाखोरी के लिए जनता के ऊपर टैक्स लगाना वह भी संभव नहीं है। और अगर सरकार भी प्राथमिकता के साथ ठीक से, मैं सोचता हूं हम 40 साल का पिछला अनुभव देखा तो चाहे जलदाय योजनाएं हो, चाहे चिकित्सा, ठीक सेवाएं, अब वहां भ्रष्टाचार जो व्याप्त है उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और नहीं तो धीरे धीरे स्थिति ये हो जाएगी कि हमारे लिए सारी सेवाओं अनअफोर्डेबल हो जाएगी। आम आदमी पानी का कॉस्ट प्लस फुल प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइसिंग दे नहीं सकेगा, और दे नहीं सकेगा तो एक तरह से उसकी बड़ी मात्रा में राशि उसके हाथ में जाएगी। 1991 से जब से आर्थिक सुधार लागू किए, स्वदेशी जागरण मंच का गठन हुआ, वो 1994 में पूरे देश में कुल मिला के 1 लाख से अधिक जनसभाएं हुई, पूरी देश में दीवार लेखन हुआ, आम जनता को जागरूक करने के सारे प्रयत्न किए। WTO में पेटेंट कानून के बारे में बहुत जागृति लाने की कोशिश की। अपन सब लोगों की जितनी ताकत थी वो सारी अपन ने लगाई और आगे भी अपने को लगानी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए अपन ने लोगों को बहुत समझाया कि दवाइयाँ बहुत महंगी हो जाएगी प्रोडक्ट पेटेंट कानून होने से, नहीं माना। अभी शायद आपको 2 मामले ध्यान होंगे, मैं अभी केवल याद दिलाने की बात कर रहा हूँ। जैसे उसके लिए बहुत समझाया लेकिन और विरोध भी किया, लेकिन सरकार ने WTO को उस एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स पर हस्ताक्षर किए। एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स पर हस्ताक्षर करने के बाद 2005 में हमारा पेटेंट कानून बदला। उसमें भी जो हमारी बाध्यताएं थी ट्रिप्स में, उससे भी ज्यादा उसको कठोर बनाया। आज जैसे 2 उदाहरण लीजिए, एक इंजेक्शन आता है नेक्सावर, बायर एजी 2,80,000 रुपए में एक इंजेक्शन बेचती है 50 ml, और हमारे देश में नेक्सावर नाम, उस नेक्सावर इंजेक्शन को एक नेटको कंपनी है, उसने कहा कि भाई मैं इस इंजेक्शन को 8,800 रुपए में बेचने को तैयार हूं अगर मेरा देश का कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स मुझे अगर लाइसेंस दे दे इसको बनाने बेचने का। और मैं उस कंपनी जिसने इसका आविष्कार किया उसको 6% मुनाफा भी अपनी रॉयल्टी देने को तैयार हूं। और हमारे देश में कंट्रोलर ऑफ पेटेंट्स ने ये पहला कंपल्सरी लाइसेंस दिया। अब ये कंपल्सरी लाइसेंस जैसे ही उसको मिला और उस कंपनी को 6,500 में उस इंजेक्शन को बेच रही। जैसे ही ये हुआ तो दूसरी कंपनी है रॉश का हर्सेप्टिन 1,35,000 का आता है, ऐसे उसके 76,000 का इंजेक्शन है। उसने ये फैसला आया 12 मार्च को, अप्रैल शायद 15-20 अप्रैल के आसपास उसने कहा कि साहब मैं मेरे ये 3 इंजेक्शन कम दाम पे हिंदुस्तान में बेचूंगी, दूसरे देश में नहीं, और उसका एक अलग नाम रखूंगी, क्योंकि उसको फिर डर लगा कि यहाँ कोई कंपल्सरी लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर दे, कहीं ऐसा नहीं हो। दूसरा जैसे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, अपना एंटी कैंसर एक दवाई आती है ब्लड कैंसर के लिए, इमेंटिनिब, ग्लीवेक नाम का इंजेक्शन 11 लाख रुपए का ट्रीटमेंट कॉस्ट आता था 1 महीने का नोवार्टिस के इंजेक्शन का। अपने देश में 3 कंपनियों ने उसे बनाना शुरू किया, 24,000 रुपए ट्रीटमेंट कॉस्ट आ गई। और उसके बाद उस कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट से 2006 में स्टे ले लिया कि साहब इन कंपनियों को रोका जाए, ये मेरा पेटेंट है। 1.5 साल तक वो हाईकोर्ट से स्टे रहा, तब तक देश में 24,000 ब्लड कैंसर के पेशेंट मर गए, क्योंकि वो 24,000 में इलाज करवा सकते थे, 11 लाख में महीने का खर्च उनके पास नहीं था। बाद में चेन्नई हाईकोर्ट को लगा कि नहीं ये इसने गलत मुकदमा किया है, ये तो इसका मॉलिक्यूल ही 1994 का है, 93 का है, ये झूठ कर रही है, 1998 में इसका आविष्कार हुआ है।
ये उसने उसका एक डेरिवेटिव डेवलप किया है। डेरिवेटिव जो हमारे यहाँ कहा है इंक्रीमेंटल रिसर्च, हमारी पेटेंट एक्ट में सेक्शन 3D में ये कह रखा है कि जो इंक्रीमेंटल रिसर्च है, मैंने एक बार ऐसा माइक बना लिया, उसमें कोई थोड़ी सी शेप में बदल कर दिया, तो वो इंक्रीमेंटल रिसर्च पेटेंटेबल नहीं है। तो वो भी मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में 10 या 17 जुलाई को, मुझे याद नहीं है, उसकी पेशी है। लेकिन हमारे देश में किसी को इसकी जानकारी नहीं है, कोई इसके ऊपर जो जन आंदोलन नहीं हो रहे हैं कि साहब सुप्रीम कोर्ट से वह कंपनी मुकदमा वापस ले, या हम उसका जन दबाव बनाए, या ऐसा जो नोवार्टिस कंपनी कर रही है, हम देश भर के डॉक्टरों से आह्वान करें कि साहब नोवार्टिस का बाइकआउट करिए, क्योंकि वो जो है 24,000 के इंजेक्शन का 11 लाख ले रही है और इसको जो मुकदमेबाजी में उलझा रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे छोटे से लेके बड़े मुद्दे तक बहुत सारे हैं और निजी मुनाफाखोरी के अनेक तर्क निकाल लिए जाते हैं। कोई रिसर्च के नाम पे निकालता है, कोई किसी नाम पे निकालता है। तो मूल रूप से जो हम स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से या अन्य भी देश में बहुत सारे लोग इन सारे मुद्दों पर जो काम कर रहे हैं, मैं आपको कहूं कि अपने देश में एक इस प्रकार का पूरा लॉबी या षड्यंत्र कहा जा सकता है। ये जो हमने अपना पेटेंट कानून बदला, उस समय इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में, भारतीय दूतावासों के बाहर 1500 लोग, 2000 लोग, 3-3000 लोगों ने प्रदर्शन किया, करे भाई भारत में ये कानून बदल देंगे, हमारे देश में भी सस्ती दवाइयां भारत से आती है और अगर जो है भारत सरकार ने बदल दिया तो हमारी भी लाइफलाइन कट जाएगी। लेकिन अपने देश के लोगों को ये पता नहीं और हमारे देश में ऐसे कोई प्रदर्शन नहीं हुए जहाँ दुनिया के में बाहर के लोगों ने इतनी जानकारी। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमारे यहाँ भी ये जागरूकता लाई जाए और इसके ऊपर जन जागरण किया जाए।